वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षा। तो आज हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोगों के जो डाउट थे वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला डाउट आप लोगों का ये था कि मैडम जो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या है Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो इसका एग्जांपल आपको बताना है। और कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ जो Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जो Z2 है वो क्या होना चाहिए, पाई से तो माइनस पाई से तो क्या होना चाहिए बड़ा, और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए प्लस पाई। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये लाई करना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कंट्राडिक्शन के लिए मैंने नॉट इक्वल टू के लिए मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। अब इक्वल टू के लिए आपको एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने Z1 यहाँ पे ले लिया 1 और Z2 मैंने यहाँ पे ले लिया आयोटा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हमारा यहाँ पे कितना हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हमारा यहाँ पे हो गया कितना, 1 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का भी बताया, रियल नंबर का क्या होता है, 0 होता है या फिर पाई होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 यानी कि आयोटा का आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, पाई बाय 2 होता है। अब हमें निकालना है Z1 अपॉन Z2। Z1 अपॉन Z2 करेंगे तो 1 अपॉन आयोटा, रैशनलाइज करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कितना आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। अब गिवन कंडीशन में पुट कर दो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z 0 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हमारा आ जाएगा माइनस का पाई बाय 2, और ये हमारा कितना था ऑलरेडी जब हमने निकाला था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 0, ये तो था 0 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना आया था, पाई बाय 2, तो ये तो गया माइनस पाई बाय 2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 ये कितना आया हमारा, माइनस पाई बाय 2, तो दोनों इक्वल आ गए। और दोनों हमारे पास जो ये है, ये कंडीशन अभी बताई थी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 किस में बिलोंग करने चाहिए, बिलोंग टू ओपन माइनस पाई और क्लोज्ड पाई। ठीक है, तो ये इसके अंदर जा रहा है माइनस पाई बाय 2, ऑब्वियस सी बात है जाएगा, और ये भी इसके अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। ठीक है, मिल गया आपको एग्जाम्पल। दूसरा जो डाउट था वो था मोड ऑफ ZN कन्वर्स करता है किसको, मोड ऑफ Z0 को, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल था -1⁻n। जब हम इसके लिमिट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट आएंगे -1 और 1, 2 लिमिट पॉइंट इसके आएंगे। लेकिन अब देखो Z0 यहाँ पे लिमिट पॉइंट को शो करता है, तो Z0 इसके यहाँ पे 2 लिमिट पॉइंट हमारे पास आ गए। लेकिन जब इसका मोड करेंगे तो वहाँ पे जो मोड ZN है उस कहाँ इसका लिमिट मोड ZN करेंगे तो इसका -1 का n मोड कर दिया तो कितने वैल्यू आए, ओनली 1, तो इसका कन्वर्स करेगा सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट को, तो यहाँ से ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, मतलब ये कन्वर्स यहाँ पे ट्रू नहीं है। 2 लिमिट पॉइंट हमारे आ रहे हैं लेकिन मोड करने के बाद हमें सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ से इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, तो उसके लिए हमारा ये एग्जाम्पल है -1⁻n। आई होप आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ भी ना समझ आए तो मतलब आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो आज के जो डाउट थे परसों के, तो मैंने आपको कल बोला था कि कल मतलब आज आपके डेफिनेटली यहाँ पे डाउट सोल्व करवाए जाएंगे, तो आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करवा दिए मैंने, बाकी आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए तो आज ही हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस, और वो क्या है हमारी ओपन बॉल। ओपन बॉल हमारे पास क्या होती है, B Z0R, इसको इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो Z0 हमारे पास सेंटर होता है, R हमारे पास रेडियस होती है। ओपन बॉल Z माइनस Z0 लेस देन R, और मैंने आपको बताया था ये ओपन कैसे होता है, Z इज इक्वल टू R e⁻⁴ थीटा प्लस में Z0। ठीक है, तो ये हमारी ओपन बॉल। क्लोज्ड बॉल में क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, ए सेट, ए इज ए सबसेट। अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स की ही बात होगी, जो सेट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो ए सेट, ए इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी ए नेबरहुड ऑफ Z0 की उसको हम नेबरहुड कब बोलेंगे, जब देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0। R का मतलब रेडियस, या फिर हम बोल सकते हैं एक ओपन बॉल हमारी यहाँ पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट बन जाएगी किसकी, Z0 की। तो Z0 बिलोंग करेगा उस ओपन बॉल में, और वो ओपन बॉल जो होगी वो सबसेट होगी ए का। सेम जो हमने रियल में हमने पढ़ी है नेबरहुड की डेफिनेशन वही यहाँ पे है, बस यहाँ पे थोड़ी सी नोटेशन चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद है ओपन सेट। ए इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो है सबसेट हमने ले लिया, इस सेट टू बी ओपन इफ
इफ़ इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अगर हमारे पास हर एक पॉइंट की क्या मिल जाती है, नेबरहुड मिल जाती है, तो वो सेट कैसा हो जाता है, ओपन सेट हो जाता है। क्लोज सेट में इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उसका मतलब वो कैसा है, क्लोज सेट है। लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ए पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सी if every neighborhood of z is equal to z नोट contains infinite पॉइंट्स ऑफ ए, हर एक नेबरहुड जेड नोट की, मान लो ये कोई पॉइंट है जेड नोट, इसकी हर एक नेबरहुड में जो भी यहाँ पे पॉइंट होंगे इसकी नेबरहुड में, वो क्या करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट को क्या करेगा, अपने अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, ए के वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए ए सेट के। ठीक है, अडहेरेंट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ए पॉइंट इज सेट टू बी एन अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट कंटेन्स पॉइंट ऑफ ए, मतलब जेड नोट की जो नेबरहुड होगी उसमें हर एक पॉइंट जो होगा वो किस में कंटेन होना चाहिए, उस सेट ए के अंदर, मतलब ए के अंदर वो क्या होना चाहिए, कंटेन्ड होना चाहिए वो पॉइंट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है हमारे पास, जेड नोट हमारे पास क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ सी, और जेड नोट को उसकी नेबरहुड कब बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वही पॉइंट, अब देखो नेबरहुड में हमने ये पढ़ा था, कहाँ गया नेबरहुड की डेफिनेशन, ये रहा, ए सेट इज सेट टू बी ए नेबरहुड ऑफ जेड नोट इफ देयर एग्जिस्ट ओपन पोल, यानी कि जेड नोट किस में कंटेंड है हमारे पास, ए में, और अगर ए के अंदर जेड नोट कंटेंड हो जाता है, ए के अंदर हमारा क्या हो जाता है, जेड नोट कंटेन हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे अनदर डेफिनेशन, ए पॉइंट जेड नोट इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट एस फ्रॉम सी इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ जेड नोट, जेड नोट की हमारे पास नेबरहुड एग्जिस्ट करती है, नेबरहुड यानी कि जेड नोट इज कंटेन्ड इन ए विच इज कंटेन्ड इन एस, आल्सो किस में कंटेन होना चाहिए, एस में कंटेन होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटीरियर पॉइंट। इन जनरल इंटीरियर पॉइंट का मतलब होता है अंदर का पॉइंट, क्या होता है, अंदर का पॉइंट, उस सेट के अंदर का पॉइंट, और एक्सटीरियर मतलब बाहर का, बाउंड्री मतलब उसकी बाउंड्री का, अंदर वाला इंटीरियर, बाहर वाला हमारा एक्सटीरियर, और बाउंड्री वाला बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। बाउंड्री पॉइंट, जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज सेट टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ सी, एवरी नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये सेट ए है तो इसके पॉइंट्स को सबको कंटेन करे, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाउंड्री वाली लाइन को भी क्या करे, कंटेन करे। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, आइसोलेटेड पॉइंट हमारे पास जेड बिलोंग्स टू, अगर ए है बट जेड डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब जो नंबर अगर ए सेट में बिलोंग करता है लेकिन उसका लिमिट जो, और वो नंबर उसके लिमिट सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ए डैश यहाँ पे क्या है, लिमिट पॉइंट, लिमिट सेट को डिनोट करता है, ए डैश यहाँ पे क्या है, लिमिट सेट। अगर वो पॉइंट हमारे पास ए उस सेट के अंदर है लेकिन वो पॉइंट उस सेट के लिमिट पॉइंट के मतलब लिमिट सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए सेट, ए डैश यहाँ पे क्या है, लिमिट सेट, लिमिट पॉइंट्स का सेट है। ठीक है, उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब वो उस सेट का लिमिट पॉइंट ना हो, सिंपल भाषा में हम उसको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन। डोमेन क्या होती है, नॉन एम्प्टी और कनेक्टेड और ओपन। डोमेन होती है हमारी नॉन एम्प्टी प्लस कनेक्टेड और प्लस ओपन, तो ये हमारी क्या है, डोमेन है। ये हमारी डोमेन नहीं है। दो अगर इस टाइप से हमारे पास ये दो सेट दे दिए और इनको यूनियन लगा दिया और बोल दिया कि ये डोमेन है, तो डोमेन ऐसे डिफाइन नहीं होती। डोमेन नॉन एम्प्टी होती है, कनेक्टेड होती है, मतलब कनेक्ट ही रहती हैं वो, और ओपन होती हैं यानी कि ओपन। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, डोमेन। नेक्स्ट, सिंपली कनेक्टेड डोमेन। डोमेन विद नो होल्स, अगर कोई डोमेन है, ठीक है, सिंपली कनेक्टेड का मतलब उस डोमेन के अंदर कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, मतलब होल नहीं होने चाहिए। जैसे अब ये है, इस टाइप से मैंने आपको पता होगा सीडी या डीवीडी, सीडी जो आपने देखी होगी कंप्यूटर में डलती है, तो उस सीडी में एक बीच में क्या होता है, होल होता है, तो वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन वहाँ पे नहीं है क्योंकि उसके बीच में क्या है, एक होल है, तो इसको हम बोलेंगे नॉट सिंपली कनेक्टेड डोमेन। इसका मतलब क्या है, उस होल का मतलब क्या है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में से जो है जीरो को हटा दिया। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं पंचर्ड प्लेन। ठीक है, क्या बोलेंगे, पंचर्ड प्लेन। तो ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन यहाँ पे नहीं रहेगी। सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन विद नो होल्स, उसमें कोई भी होल नहीं होना चाहिए। मल्टी कनेक्टेड डोमेन, इफ इट इज नॉट सिंपली, अगर वो सिंपली कनेक्टेड नहीं है तो वो क्या, मल्टी कनेक्टेड डोमेन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो नॉट सिंपली कनेक्टेड जो नहीं है वो कैसी है, मल्टी कनेक्टेड है। तो इसके एग्जांपल है, उसमें हम बीच में होल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसी होगी, हमारी मल्टी कनेक्टेड डोमेन यहाँ पे हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीजन। रीजन क्या बोल रहा है, डोमेन विद सम नॉन और ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, तो वो क्या होता है, हमारे पास रीजन होता है। रीजन क्या होता है, वैसे इन जनरल हम बोले तो क्षेत्र होता है। ठीक है, तो वहीं उसको रिलेट करके करेंगे हिंदी से। तो देखो, डोमेन के साथ हमारे पास कुछ कुछ या कुछ भी नहीं या सब कुछ बाउंड्री के पॉइंट्स अगर हैं तो वो क्या हो जाता है, रीजन हमारा बन जाता है। ठीक है, बाउंड्री सेट क्या होता है, बाउंड्री सेट सबको पता है,
जो जिसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो आप यहाँ से ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट सेट हमारे पास क्या है, जो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, वो क्या होता है हमारे पास, कॉम्पैक्ट सेट। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप ठीक कर लेना, ये 0 लेस देन है, 0 लेस देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू π/4। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखिए 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला रीजन हमारा बन जाएगा इस जिसमें हमारा 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये होल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये होल आपने ये बना दिया। ठीक है, ये होल बन गया जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, और π/4 यहाँ पे होगा π/4। ठीक है, ये हो गया π/4 की लाइन। अब इसने क्या बोला है, क्या ये ओपन है, ये लेस देन का साइन है, ये ठीक कर लेना। ओपन ये नहीं है, ये कैसा सेट है, ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। हम इसको, कोई बच्चा इसको सेमी क्लोज्ड बोलेगा, ऐसे भी बोल सकता है, और कोई इसको सेमी ओपन भी बोल सकता है, लेकिन ये सेमी क्लोज्ड ही है। जो हमारा यहाँ पे राइट साइड में जो साइन होता है वहीं से हम आइडिया लगाते हैं कि सेमी क्लोज्ड है, और सेमी ओपन के लिए हम ऐसे बोलते हैं ये सेमी ओपन है। ठीक है, तो ये ओपन पूरा नहीं है। दूसरी बात, ये क्लोज्ड भी नहीं है, और तीसरी बात ये क्या है, बाउंडेड भी नहीं है, क्योंकि 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद है, और इंक्लूड भी नहीं है, देखो 0 लेस देन है, और हम ये भी नहीं बता सकते कि इसकी लोअर बाउंड यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो बाउंडेड ये नहीं है। कॉम्पैक्ट के लिए बाउंडेड और क्लोज होना चाहिए, जब इसमें दोनों ही नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं बनेगा। डोमेन की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, क्या होती है, नॉन एम्प्टी प्लस कनेक्टेड, और प्लस कैसी होती है, ओपन होती है। जब ये ओपन है ही नहीं तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये डोमेन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये डोमेन भी नहीं है। उसके बाद रीजन, रीजन है, रीजन में डोमेन में इंक्लूड होते हैं बाउंड्री पॉइंट्स, इंक्लूड हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, बट नॉट इंक्लूड 0, 0 यहाँ पे इस रीजन में इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, रीजन। रीजन तो ऑब्वियस सी बात है, बनेगा कुछ कुछ डोमेन के साथ, इसमें कुछ है या नहीं है या सब कुछ है, तो वो क्या बनता है, रीजन बनता है। लेकिन डोमेन में 0 हमारा इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि ये कैसी है, डोमेन नहीं है, क्योंकि ये ओपन भी नहीं है। ठीक है, डोमेन की डेफिनेशन से हम यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोड जेड इज लेस देन 5। मोड जेड हमारा लेस देन 5 है। मोड जेड लेस देन 5 के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये -5 लेस देन जेड लेस देन 5, ये ऐसा बनता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास देखिए बाउंड्री पॉइंट्स तो इंक्लूड हमारे होंगे नहीं, बाउंड्री पॉइंट्स जो है इंक्लूड हमारे नहीं होंगे। और उसके बाद ये ओपन सेट तो है, ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा है, ओपन सेट है। क्लोज्ड ये नहीं है, बाउंडेड सेट है, ये बिल्कुल है, बाउंडेड सेट है। ठीक है, उसके बाद है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट सेट नहीं है क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड कैसा होता है, क्लोज्ड प्लस अगर बाउंडेड हो तो कॉम्पैक्ट हमारा बनता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्पैक्ट सेट नहीं बनेगा। और ये बाउंडेड सेट है क्योंकि ये ओपन है, ओपन है तो ये कैसा है, बाउंडेड है। ये पता होना चाहिए। मोड जेड लेस देन 5 का मतलब -5 लेस देन जेड लेस देन 5, ये कैसा सेट है, बाउंडेड सेट है। डोमेन एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये ओपन है, रीजन यहाँ पे है ही। ठीक है, डोमेन के साथ सारे पॉइंट्स हों या ना हो या सब कुछ हो तो वो रीजन बनता है। आगे समझ में, तो -5 और 5 इसकी लोअर और अपर बाउंड यहाँ पे हैं। नेक्स्ट, और ये आप सोचोगे ना कि इसमें क्यों नहीं था, इसमें 0 लेस देन था, तो आर्ग्यूमेंट के लिए हमें, ये हमारा जनरल आर्ग्यूमेंट है। कैसा आर्ग्यूमेंट है, जनरल हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए 0 लेस देन इक्वल टू π/4, 0 और π/4 के बीच था ये, तो इसलिए ये हमारा क्या बना था, ये हमारा जब ना ओपन बना ना क्लोज बना, तो ये बाउंडेड भी यहाँ पे नहीं होगा। बाउंडेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सिंपली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है उसको हम कैसे किस में डिफाइन करते हैं, -π ओपन और क्लोज्ड पाई, ऐसे क्लोज्ड पाई, इस इंटरवल में हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसके कोई भी लोअर यहाँ पे हम वैल्यूज़ नहीं बता सकते इस इंटरवल में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बाउंडेड नहीं था। यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल बनेगा तो इसमें बाउंड्री पॉइंट्स हमारे इंक्लूड नहीं है, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये कैसा सेट बनेगा, ये बाउंडेड सेट बनेगा। ठीक है, और भी अगर आपको इसमें और कुछ भी डाउट लगे तो आप बेझिझक पूछ लेना। अगर आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे पास जैसे साइन जेड हो गया, कोस जेड हो गया। साइन जेड हमारे पास होता है e⁻⁴ माइनस e⁻⁴/2i, और कोस जेड में हमारे पास होता है, बीच में प्लस साइन आ जाता है, /2 तो रहता ही है, लेकिन साइन में हमारा आयोटा था, कोस में हमारा आयोटा नहीं आता है। ठीक है, तो ये साइन जेड और कोस जेड हमारे पास होता है। अब साइन हाइपरबोलिक की बात करें तो वहाँ पे क्या रहेगा, साइन हाइपरबोलिक में आयोटा हट जाएगा, आयोटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तीनों जगह से आयोटा खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा e⁻⁴
रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2। कोस हाइपरबोलिक जेड में भी क्या हो जाएगा, आयोटा हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, साइन आयोटा जेड किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड के इक्वल। कोस आयोटा जेड कोस हाइपरबोलिक जेड, कोस का जो आयोटा जेड का एंगल जो आयोटा है ना वो खत्म हो जाता है, इसको कोस हाइपरबोलिक जेड और कोस आयोटा जेड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड होता है आयोटा साइन जेड, ये दोनों सेम ही रहते हैं, आयोटा इनका बाहर निकल आता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे साइन जेड है, साइन जेड को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको लिखूंगी साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हमारा हो गया साइन जेड। तो कोस आयोटा वाई कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस में आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लाई करती है, -1 से लेके 1 तक। अगर इसको ओपन करना है तो हम इसको ऐसे ओपन करेंगे, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। साइन जेड इज इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, और साइन एक्स आपको पता है इसकी जो रेंज रहती है -1 से 1 यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, मतलब खोलते हैं साइन जेड का फॉर्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी का तो हमें पता ही है रियल में क्या कैसे होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए की जगह हमारा एक्स है और बी की जगह हमारा आयोटा वाई है, तो इस केस में हमारे ये फॉर्मूलेज यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट कोस हाइपरबोलिक आयोटा जेड हमारा होता है कोस जेड होता है। अब यहाँ पे है ये ग्राफ ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो ग्राफ ऑफ कोस हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे क्या आता है, जेड आता है डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कोस, क्योंकि बात एंगल में एक्स है तो कोस हाइपरबोलिक एक्स ये हमारा बनेगा e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ये हमारा बनेगा e की पावर एक्स का ग्राफ। और यहाँ से इस टाइप से इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो पैराबोला की शेप बनती है वो हमारा बनेगा कोस हाइपरबोलिक एक्स, और ये हमारा कैसा होता है, अनबाउंडेड होता है। ये बात याद रखना है, कोस हाइपरबोलिक का जो ग्राफ होता है वो कैसा, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन कैसा होता है, अनबाउंडेड होता है। सेम साइन हाइपरबोलिक का e की पावर एक्स और e की पावर माइनस एक्स, और इन दोनों के बीच ये इस टाइप से हमारा जो बनेगा वो बनेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ, ये भी अनबाउंडेड हमारा होता है। ठीक है, यहाँ पे बना रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x का ग्राफ, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर है माइनस एक्स स्क्वायर नीचे है, उनके बीच में जो ये बनते हैं रिंग्स टाइप में, तो ये हमारा किसका ग्राफ बनता है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, क्योंकि साइन का ग्राफ हमारा कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है ना, ये हमारा साइन का ग्राफ है, तो यहाँ पे यही वही लिख रखा है एक्स स्क्वायर और नीचे माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, कोस जेड इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्मूला बनाना है, तो हम ये बना देंगे। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक जो फंक्शन होते हैं और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे अनबाउंडेड होते हैं। अनबाउंडेड है तो इसका मतलब कोस जेड भी हमारा कैसा बन गया, अनबाउंडेड यहाँ पे बन गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर सेम एज ए रियल ट्रिग्नोमेट्री, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं वो सेम ही रहेंगी जो हमारे रियल में है। ठीक है, साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड क्या होता है, 1 ही होता है कॉम्प्लेक्स में भी और रियल में भी, तो सेम ही यहाँ पे सारी आइडेंटिटीज रहेंगी। फॉर्मूलेज देख लो, साइन 2z क्या होता है, 2 साइन जेड कोस 2z होता है कोस स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, बस एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेड यूज़ करेंगे। अब साइन जेड का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई, कोस जेड का पीरियड होता है 2 पाई, टेंजेंट जेड का पाई, कोट जेड का हमारा पाई, सीकेंट जेड का और कोसिकेंट जेड का 2 पाई। साइन कोस और सीकेंट कोसिकेंट इन चारों का आपस में रिलेशन होता है, तो ये इनका पीरियड क्या है, 2 पाई। टेंजेंट और कोट का होता है तो इनका क्या होता है, पाई, तो पीरियड भी आपने याद रखना है। अब साइन जेड 0 है तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कहाँ पे, ये 0 होगा n पाई पे। साइन जेड इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू 4n+1 पाई/2 पे। जेड अगर इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे 4n+3 पाई/2 पे। कोस जेड 0 है तो दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2। कोस जेड इज इक्वल टू 1 है तो यानी कि इवन नंबर्स पर क्या रहेगा, ये 1 रहेगा जेड की वैल्यू। कोस जेड -1 है तो ओड नंबर पर ये -1 देगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये सारी वैल्यूज आपको nth उसमें पता होनी चाहिए। n बिलोंग्स टू, ये सारे n जो है इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म इनकी ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड, ये और सीकेंट इनमें रिलेशन है। और सिंपल साइन जेड में जो साइन हाइपरबोलिक जेड का जो पीरियड था 2 पाई था, हाइपरबोलिक जहाँ पर आ जाए वहाँ पे 2 पाई आयोटा इनका क्या हो जाता है, पीरियड, यानी कि आयोटा से इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड और कोट हाइपरबोलिक जेड इनका जो पीरियड है वो क्या है, पाई आयोटा है। ठीक है,
आ गया समझ में। अब यही बात साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू एन पाई आयोटा। कुछ नहीं करना है, सबके साथ क्या लगा देना है आपने, आयोटा लगा देना है सारे फॉर्मूलेज में, ठीक है। तो अगर एक के आपको याद हो जाएंगे तो बाकी सबके आराम से इजीली याद हो जाएंगे। अब ये गेट 1995 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था कि एफ हमारे पास जो डोमेन और कोडोमेन है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन यहाँ पे गिवन है। एफ जेड हमारे पास साइन जेड गिवन है, एफ जेड कैसा गिवन है, साइन जेड गिवन है। तो हमें बताना है देन एफ जेड कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 ऑन टू दोनों ही है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है। तो एक बात आप ये रिजल्ट याद रखिएगा, जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो कभी भी 1 1 नहीं होते हैं, इज नॉट 1 1, क्योंकि दिस इज मैनी वैल्यूड फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं, मैनी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो बन गया है, पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट 1 1। तो इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सारे पीरियोडिक हैं, तो ये 1 1 यहाँ पे नहीं बनेंगे। आई बात समझ में कि फंक्शन नोट 1 1, तो फंक्शन इज नोट 1 1, एफ जेड इज नोट 1 1, क्योंकि कैसे है, मैनी वैल्यूड फंक्शन है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। आगे समझ में। अब ये ऑन टू बच गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड है, तो इसको डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन बना ली। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ई रेज टू पावर आयोटा जेड, जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा जेड। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा देखो ये क्या कहती है, स्टेट दैट एवरी नॉन कॉन्स्टेंट सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स रूट। कम से कम क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स रूट होगा। और ऑन टू की डेफिनेशन भी क्या कहती है कि एटलीस्ट 1, जो हमें क्या है, मतलब प्री इमेज, हमें प्री इमेज ऑफ, मतलब एवरी एलिमेंट की प्री इमेज हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए, यही कहती है ऑन टू की डेफिनेशन। तो फंडामेंटल थ्योरम की डेफिनेशन को रिलेट करके देखो ऑन टू की डेफिनेशन से, वो भी यही बोलेगी कि एवरी नॉन कॉन्स्टेंट सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल की यहाँ पे बात हो रही है, पोलिनोमियल की, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स रूट, कम से कम एक उसका क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट हो। तो जेड यहाँ पे क्या आ गया, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एटा जेड। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी आप लोगों ने विचार करना है कि, ठीक है ना। तो ये फंक्शन, तो रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया कि पीरियोडिक फंक्शन 1 1 नहीं होता है, ऑन टू ओ मैनी वैल्यूड फंक्शन हमारे पास होता है, ठीक है। और अब आपको ये पता करना है कि एफ इज़ ऑन टू, ये ऑन टू कैसे है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आप एक बार इसको खुद ट्राई समझने की कोशिश करना, मेरी वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लेना। फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो फिर डाउट कमेंट में बता देना, ठीक है। तो फिर कल इसको सोल्व कर लेंगे, अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो देखिए साइन जेड का बार इज इक्वल टू साइन जेड बार, क्या ये ट्रू है। तो यहाँ से आप देखिए साइन जेड का बार, साइन जेड का फॉर्मूला भी ऊपर हमने किया था, साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस में आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, कंप्लीट का बार, बार हटाएंगे तो आयोटा चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे साइन जेड बार, साइन जेड बार का मतलब साइन ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी, सारे जो ट्रिग्नोमेट्री हैं कंप्लीट का बार करो या मतलब साइन एंगल का बार करो तो क्या रहेंगी, वैल्यूज सेम रहेंगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक्स पे ये जो रिजल्ट है लागू होता है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट सोल्व करना है, साइन जेड इज इक्वल टू 10 की पावर क्यूब। तो साइन जेड का मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, 10 का क्यूब मतलब 10 का क्यूब। तो साइन, इसका फॉर्मूला हमने खोल दिया, 10 क्यूब प्लस 0 आयोटा, इसको लिख सकते हैं। रियल और इमेजनरी पार्ट हमने अलग अलग यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ से देखिए कोस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से देखिए कोस एक्स इज इक्वल टू 0, कोस एक्स 0 कब होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 4n + 1 π/2, यानी कि ओड नंबर्स पे क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। सॉरी ओड पे π/2 पे 0 रहेगा और ओड मल्टीपल, ठीक है। ये ओड ही है, अगर मैं n को 1 पुट कर दूँ तो क्या आएगा 5, और यहाँ पे 5 और 4 और 3 7, तो ये ओडी नंबर आएंगे, ठीक है। तो कोस एक्स कहाँ कहाँ 0 होगा, 4n + 1 π/2 पे और 4n + 3 π/2 पे, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 4n + 1 π/2 है, तो यहाँ से
ये हमने यहाँ पे इन दोनों में से एक नंबर, ये मान लो x की वैल्यू हमने ये ले ली। अगर इफ y 0 हो जाता है तो देन साइन x किसके इक्वल होगा, 10 क्यूब के। अगर y यहाँ पे 0 हो गया तो कोस हाइपरबोलिक 0 क्या बन गया हमारे पास, 1 बन गया। तो साइन x किसके इक्वल हो गया, हमारा 10 क्यूब के इक्वल हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, साइन x 10 क्यूब के इक्वल तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन, तो y को 0 नहीं होना पड़ेगा, मतलब y को हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते हैं। आई बात समझ में, y को हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से हमने साइन, अगर मैं x की वैल्यू ये पुट कर दूँ इसमें, साइन ऑफ π/2 पे तो क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 10 क्यूब। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 10 क्यूब। तो ये वैल्यू z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में पुट कर दो। x हमने ये लिया था 4n + 1 π/2 और प्लस में आयोटा कोस हाइपरबोलिक जो हमने y की वैल्यू निकाली है। आ गया समझ में। साइन x इज इक्वल टू 10 क्यूब कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि साइन x की रेंज क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है। ठीक है, रीज़न पता चल गया, ये था। ठीक है, इन दोनों में से हमने एक x की वैल्यू एक ही कंसिडर करी, क्योंकि π/2 पे साइन ऑलरेडी क्या होता है हमारा पास 1 होता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस जेड इज इक्वल टू 2, कोस जेड वही सेम, कोस एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा इज इक्वल टू 2। तो वैल्यूज ओपन करी इसकी और कंपेयर किया तो अगर हमने वही बात, इफ वाई इज इक्वल टू मैं 0 ले लूँ, तो वाई 0 ले लूँगी तो कोस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2 के इक्वल आएगा। अगेन ये कंट्राडिक्शन, क्योंकि कोस एक्स भी 2 कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन हमारी आ जाएगी। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो वाई नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। वाई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ से हमारे पास ये, और उसके बाद ठीक है, y नॉट इक्वल टू 0 तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन से साइन x इक्वल टू 0, तो x किसके इक्वल होगा, n पाई, और n पाई यहाँ पे ये क्या होगा, ओड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो, तो साइन पाई पे क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ से हमने x को चूज कर लिया 2n पाई, x को हमने क्या ले लिया यहाँ से 2n पाई, क्योंकि 2n पाई पे जो कोस की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ठीक है ना, कोस की वैल्यू 2n पाई पे पॉजिटिव और ओड मल्टीपल पे क्या रहती है, नेगेटिव। तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला। तो x को मैंने कोस x को यहाँ 2n पाई, x को 2n पाई रखूंगी, तो कोस x 2n पाई, हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 2 आ गई। ठीक है, तो x हमारा 2n पाई था, कोस x हमारा 1 हो गया, तो कोस हाइपरबोलिक इज इक्वल टू 2 हो गया। y यहाँ से निकालेंगे तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 2। तो यहाँ से हमारा जो z है वो z हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2n पाई प्लस में आयोटा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 2, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन जेड इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक वाई। साइन जेड का फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के है, ओपन करना है, तो कर लिया हमने। कोस हाइपरबोलिक वाई है साइड में। अब हमने क्या किया, कोस हाइपरबोलिक वाई को मैं इधर ले आई, इक्वल टू ये 0 हो गया। तो साइन एक्स माइनस में को साइन एक्स इंटू में कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस में कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस में आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से इसको ऐसे ही रहने दिया, इक्वल टू 0। अब 0 + 0 आयोटा, रियल और इमेजनरी पार्ट हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिए। ठीक है, कर लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, कोस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4n + 1 π/2 0 होती है, और 4n + 3 इंटू में π/2 पे भी 0 होती है। तो x हमने ये कंसीडर कर लिया। तो y हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से अब ये तो हो गया x की वैल्यू। अब y हमारा यहाँ पे साइन x कोस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू क्या है, कोस हाइपरबोलिक y। तो ये कैंसिल आउट, साइन x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल आ गया। साइन x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, और x की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट करेंगे तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब x हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, y अब हमें निकालना है। तो y हम कैसे निकालेंगे, बताना जरा, y कैसे निकालेंगे, कोस हाइपरबोलिक क्या बनेगा, ये कोस हाइपरबोलिक y। तो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ ये कैसे बना। अब देखो साइन x हमारा क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स कोस हाइपरबोलिक y। तो यहाँ से ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गया समझ में। तो जेड हमारा ये बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रैशनल पावर है, डब्ल्यू हमने ले लिया, जेड की पावर 1/n, 1 इसको nth रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। अभी हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखिए 1/n हो गया, तो ये WN इज इक्वल टू जेड, मतलब ये है nth रूट ऑफ यूनिटी।
ठीक है ना। तो डब्ल्यू एन इज इक्वल टू जेड, जैसे डब्ल्यू क्यूब होता है, डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या है क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, तो वही यहाँ पे है, मतलब इस टाइप से इसको हम रिलेट करेंगे। तो देखिए डब्ल्यू एन माइनस में जेड इज इक्वल टू हमारा 0 है, तो जेड 1/n हैज़ एग्जैक्टली, अगर जितनी पावर होती है उतने हमारे क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो जेड की पावर 1/n है, तो हैज़ एग्जैक्टली n वैल्यूज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से कितने यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करेंगे, n रूट यहाँ पे एग्जिस्ट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे कितने रूट आए निकल के आएंगे, n रूट आएंगे। अब हमारे पास जैसे ये होता है पोलिनोमियल x³ - 1 इक्वल टू 0, तो ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 3 डिग्री का, तो यहाँ से कितने रूट निकल के आएंगे, एग्जैक्टली 3। ठीक है, तो वैसे ही सेम यहाँ से कितने रूट निकल के आएंगे, एग्जैक्टली n। आया समझ में, तो ये ऐसे है। नेक्स्ट जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, आर कोस, आर इंटू में कोस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पे क्या होता है, थीटा होता है। जेड की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, जब एक्स को मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, एक्स को मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, आर कोस थीटा, वाई हमने यहाँ पे ले लिया आर साइन थीटा, और थीटा को रिप्लेस कर दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कभी सोचो कि ये चीज़ें कहाँ से आई है। ओके, और डब्लू हमने ले लिया रो ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा साई, क्या ले लिया, रो ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा साई आई। गिवन इक्वेशन में पुट कर दो डब्लू की वैल्यू और जेड की वैल्यू यहाँ पे कर दी। पुट करने के बाद यहाँ से क्या आया, अलग अलग पावर अलग अलग कर ली, तो यहाँ से हमारा ये हो गया टेकिंग मोड बोथ साइड, हमने यहाँ पे क्या लिया है, मोड ले लिया, इसका भी मोड और इसका, इस कंप्लीट का भी क्या ले लिया, मोड ले लिया। ये तो हमारा 1 हो गया, क्योंकि ये बन गया ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। थीटा आर्गूमेंट को क्या लिखेंगे, इसका मोड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आर पॉजिटिव है, आर का मोड आर ही रहेगा, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, 1, तो रो ऑफ एन इज इक्वल टू आर, तो रो की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, nth रूट। ठीक है, यानी कि इसको r की पावर 1/n भी लिख सकते हैं और रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा n5 क्या आया, n5 हमारा n5 ई रेज टू पावर आयोटा n5 है, ई रेज टू पावर आयोटा n5 है, और इधर हमारा क्या है, ई रेज टू पावर आयोटा n थीटा। ये था ना आयोटा n थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, n5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में 2m पाई। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है, फाई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो यहाँ से ओवरऑल हमारी जो है वैल्यूज निकल के आ गई। तो रो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड की पावर 1/n, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रैशनल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आ गया समझ में। आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में 2m पाई, और ये आप सिंपल भी कर सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे रो की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, ये रूट r बाहर है n, और यहाँ पे ये क्या था, इसकी पावर में देखो 1/n है, 1/n। वहाँ पे डी मोरेरा थ्योरम लगा के हम इस n को इसके डिवाइड में भी ला सकते हैं, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिविजिबल वाला रूल। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए हमने क्या, जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए हमने क्या किया, इसमें 2m पाई को ऐड कर दिया। ठीक है, पावर वाला डी मोरेरा थ्योरम से नीचे आ गया। ओके, डिवीजन में, और m किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे है z की पावर 1/n, ये n, अब इसको z में z की पावर 1/n है ना, तो r को यहाँ पे क्या लिखा है, इसने मोड z लिखा है। r को यहाँ पे क्या लिखा है, मोड z। मोड z का मतलब हमारे पास क्या होता है, x² प्लस y² का क्या होता है, स्क्वायर रूट। यही होता है मोड z की वैल्यू। मोड z की वैल्यू हमारे पास यही होती है ना, रूट x² प्लस में y², तो यही वैल्यू यहाँ पे मोड z। और r की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, r की वैल्यू जब हम निकालेंगे, r साइन थीटा और r कोस थीटा, ये हमारा x होता है, ये हमारा ही तो अलग ही एंगल में चला जाएगा। चलिए कोई नहीं, खैर। तो r को मतलब इसने सिंपली ये लिखा है मोड z को, r को मोड z यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज़ है और ये भी एज इट इज़ है, बस m को यहाँ पे क्या लिख दिया, k लिख दिया। k बिलोंग्स टू इंटीजर 0, 1 to n-1 तक। ठीक है, n-1 तक ही जाएगा, क्योंकि पावर 1/n है, तो इससे एक कम ही जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। बस यहाँ पे r को रिप्लेस करा है मोड z से। चलिए नेक्स्ट एफ जेड, ये कैसा फंक्शन है, ये n वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि इसकी क्या, कितने रूट यहाँ पे पॉसिबल है, n रूट यहाँ पे क्या है, पॉसिबल है। ओके, चलिए प्रिंसिपल nth रूट क्या होता है, प्रिंसिपल nth रूट में हमारा वो जो 2m पाई हमने एक्स्ट्रा ऐड करा था वो खत्म हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड अंडर टेकिंग nth रूट बट नोट द फील्ड ऑफ r। जो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है वो कैसी होती है,
क्लोज्ड होती है। अंडरटेकिंग जब हम nth रूट लेते हैं तो उसमें जो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगी वो कैसे रहेगी, क्लोज रहेगी। लेकिन फील्ड ऑफ आर जो है, बट नॉट द फील्ड ऑफ आर, तो फील्ड ऑफ आर यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आर की जो फील्ड बनेगी वो नहीं होगी, ठीक है ना, वो क्लोज्ड नहीं होगी, ठीक है, किसके अंडर, nth रूट के अंडर। दैट इज फील्ड ऑफ रियल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडरटेकिंग। वही बात मैंने आपको बताई है कि रियल नंबर्स की जो फील्ड है वो क्लोज्ड यहाँ पे नहीं रहेगी nth रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, फर्स्ट जेड की पावर 1/n और n रूट जेड, यहाँ पे ये n वैल्यूड फंक्शन हो गया और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो गया। इन दोनों में फ़र्क है, ये बात ध्यान रखना, ये सिंगल वैल्यूड है और ये हमारा कैसा है, n वैल्यूड फंक्शन है। इस यहाँ पे मोड भी लगाना है, ठीक है, सिंगल वैल्यूड और ये कैसा है, n वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रूट ऑफ Z1 Z2, इसको हम अलग अलग करेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की हेल्प से, ठीक है। रूट Z1 Z2 इज इक्वल टू रूट ऑफ Z1 Z2, कैसे, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या फॉर्मूला बनाया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये रिजल्ट देखो यहाँ से तैयार होके आ गया है, ठीक है। जो पीछे हमने रिजल्ट्स करे थे ना, तो वो रिजल्ट्स यहाँ से तैयार होके हमारे निकले हैं, ठीक है, आ गया समझ में। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे ये ना जो पावर में रूट लगा रखा है, ये कैसा फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड है, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, ये मोड की यहाँ पे बात हो रही है। और मोड में अगर ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, चाहे कुछ भी नंबर हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो मोड हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही ओपन होगा। यहाँ पे मान लो -2 है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे ना, ये मोड में खोलेंगे तो ये 2 ही बनेगा पॉजिटिव, तो इसलिए ये यहाँ पे अलग अलग हुआ है। जब स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास जब मैंने ली थी तो मैंने वहाँ पे क्या बोला था, रूट ऑफ ए बी, अगर ए बी कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो इनका रूट ए रूट बी यहाँ पे मैं ओपन नहीं कर सकती, ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आप समझने वाली बात है कि एन जो ये रूट वाली बात हो रही है, ये कैसा है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये मोड के अंदर डिफाइन होता है, ये मोड आएगा, यहाँ पे आप मोड लगा के इसको ठीक कर सकते हैं, या वैसे भी आप इन जनरल इसको समझना, क्योंकि ऊपर अभी हमने ये पढ़ा है, ठीक है, ये वाली चीज़, ओके। चलिए अब पता चल गया ना रीज़न। चलिए अब ये फॉर्मूला यहाँ से हमारा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ये मोड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर ए हमारा क्या आ जाए, नेगेटिव, और बी भी हमारा नेगेटिव है, तब हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो भी ये ओपन हमारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताना ज़रा। अगर मैं ए पॉजिटिव ले लूँ और बी हमारा नेगेटिव ले लूँ, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर अलग नहीं होंगे, ये बात याद रखना। अगर दोनों एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है, मान लो ये है -2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 आयोटा, -2 तो डिफाइंड है, -2 रूट तो डिफाइंड है। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लो, ये हो गया -1 और ये हो गया हमारा 2, तो इसको अलग करूँगी तो -1 और ये हो जाएगा √2 और ये हाँ सॉरी √2 आयोटा, तो ये हो जाएगा √2, तो ये √2 और -1 क्या होता है, आयोटा, तो √2 आयोटा हो गया। तो इसका मतलब ये ऐसे ओपन हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब ये नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आई थिंक मैंने दोनों नंबर नेगेटिव होंगे यही बताया होगा, तो एक नंबर नेगेटिव हो या एक नंबर पॉजिटिव होना जरूरी ही है, ठीक है, दूसरा नंबर नेगेटिव हो सकता है, तब हम इसको ओपन करेंगे। दोनों नंबर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी भी हमने अच्छे से पढ़ी है। यहाँ पे अब देखिए 1 की पावर 1/n, जेड की जगह हमने क्या रख दिया, 1/n रख दिया, तो यहाँ पे इसको सिंपली हमने सोल्व कर दिया। के की वैल्यू 0 to 1 n-1 तक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब के को एक बार क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा को के को मैंने क्या रखा है 1, 0 पे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा विद 5n जनरेटर्स कॉल्ड पॉजिटिव nth रूट ऑफ प्रीमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप, किस टाइप से, अल्फा नोट, अल्फा 1, अल्फा 2, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं किससे जनरेट हो रहे हैं, अल्फा से, ठीक है। अल्फा से क्या नंबर हो रहे हैं जनरेट। तो साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है, अगर कोई नंबर अगर कोई सेट का एक एलिमेंट हर एक अपने सेट के एलिमेंट को क्या करे, जनरेट कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और इसके कितने जनरेटर हैं, 5n का मतलब n-1, ठीक है, एक कम होता है जनरेटर्स, इसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। एनी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ C* इज साइक्लिक। C*
का मतलब होता है यहाँ पे हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि सी माइनस में जीरो, जीरो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया है। तो फाइनाइट सब ग्रुप अगर होगा इस सेट का तो वो कैसा होगा, हमारे पास साइक्लिक होगा। ठीक है, अब हमने फाइनाइट सब ग्रुप के लिए हमने मान लिया फाइनाइट सेट जी यहाँ पे ले लिया, जिसका ऑर्डर, ये ऑर्डर को शो करता है कार्डिनलिटी, ये मोड नहीं है। ठीक है, कभी आप सोचो कि ये मोड है तो इज इक्वल टू एन। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप हमने यहाँ पे ले लिया सब ग्रुप, और ए एन इज इक्वल टू 1। साइक्लिक के लिए क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू हमारा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी हमारा यहाँ पे कितना एन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन इज इक्वल टू 1। ए कोई भी एलिमेंट हमने जी से उठा लिया। ठीक है, और ए बिलोंग करता है किसमें, 1 की पावर 1/n। यहाँ पे ये कैसा नंबर है, ये अभी हमने प्रूव करा है, ये नंबर कैसा है, साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है, तो यही हमने यहाँ पे ले लिया, ए बिलोंग्स टू 1 की पावर 1/n। तो जी जे सबसेट, और ए कहाँ से था, लिया था हमने जी में से, और जी कहाँ पहुँचा दिया हमने, 1/n, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी में हमने पहुँचा दिया। तो ये किसका सबसेट हो गया, साइक्लिक का। तो यहाँ से जी क्या प्रूव हो गया, कोई सबसेट किसी साइक्लिक ग्रुप का अगर कोई सबसेट है तो वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा। एनी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज साइक्लिक, तो दैट मीन्स ये सब ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप का, तो क्या हो जाएगा, हमारा साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल का ही इसमें यूज़ कर लिया। इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। एनी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ सी स्टार कैसा होता है, हमारे पास साइक्लिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जेड की पावर m/n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जेड की पावर m/n को हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड की पावर 1/n अंदर लिख लेंगे, बाहर m लिख लेंगे, या अंदर m लिख लेंगे, बाहर 1/m लिख लेंगे। और ये यहाँ पे जो m और n की जो जीसीडी रहेगी ना, वो क्या रहेगी, 1 रहेगी, ये बात याद रखना। जीसीडी 1 रहेगी तभी हम इसको बाहर अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 ही नहीं रहेगी तो फिर ये कट डाउन हो जाएंगे आपस में। ठीक है ना, तो जीसीडी 1 होगी तभी ये अंदर बाहर जा सकते हैं। जेड की पावर 1/n कन्वर्जेस टू जेड नोट इज एनी वैल्यू। जेड की पावर 1/n जो है कन्वर्ज करता है किस पे, जेड नोट पे। और जेड की पावर 1/n का मतलब वही अल्फा की पावर 0 अभी प्रूव करा है, तो वहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई कर दो सब सारे नंबर्स की, तो इस टाइप से हमारा आ जाएगा। तो वेहर अल्फा इज ए प्रीमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी, ये भी हम प्रूव करके आए हैं, तो इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 125 की पावर 1/3, तो ये इसका जो हमारे पास क्या बनेगा, रूट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 5, क्योंकि देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा बोला ना, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये दे रखा है, तो इसके रूट हमारे पास क्या बनते हैं इस टाइप की इक्वेशन के, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस टाइप से बनते हैं ना, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे, तो 5 ओमेगा 5, क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, और ये क्या बन गया, 5 का क्यूब बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 ओमेगा स्क्वायर। आप, आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 16 की पावर 1/4, ये जनरल वैल्यू इसकी लिखेंगे तो क्या आएगी, 2, मतलब इसके रूट निकालेंगे तो 2 - 2 और 2 आयोटा -2 आयोटा, क्योंकि 4 है तो 4 ही इसके रूट निकल के आएंगे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू में क्या हो जाएगा, 4√16, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। ठीक है ना, 4√16 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और √4, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। और सिंपल यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में वो 0 हो जाते हैं ना, के की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सारा ही 0 बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अब जून 2015 में पार्ट बी में हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, हाउ मैनी एलिमेंट डज द सेट जेड बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट जेड की पावर 60 कितना है, -1, और जेड की पावर के इज नॉट इक्वल टू -1 फॉर के यहाँ पे क्या है, 0 और 60 के बीच में है। तो यहाँ से हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाई एन हमारा जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम होता है टू एन। रिलेटिवली प्राइम का मतलब जीसीडी हमारी क्या होती है, 1 होती है। अब जेड की पावर 60 क्या है, इक्वल टू -1 हमारे पास गिवन है, जेड की पावर के नॉट इक्वल टू -1 है, तो जेड की पावर 60 अगर -1 के इक्वल है तो इसका स्क्वायर करूंगी तो 120 हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। जेड की पावर 120 कितना हो जाएगा, 1। अब 5 120 यहाँ पे निकाल दो, 5 120 का फॉर्मूला आपको पता है, 120 के यहाँ पे क्या कर दो, फैक्टर्स कर दो, 120 के फैक्टर 2 6 के 12, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 6 यानी कि 3, यहाँ पे आ जाएगा 10 यानी कि 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो फाई एन हमारे पास क्या होता है, फाई एन हमारे पास होता है 120, 1 माइनस जो
कितने फैक्टर आए हैं, 2, 3 और 5, तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया है। पावर्स का कोई रोल नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर्स हमने यहाँ पे लेने हैं, उनमें से माइनस करना है। ठीक है, तो 5 1 20, क्योंकि जेड इसने बोला था ना जेड की पावर के नॉट इक्वल टू -1 है, तो जेड की पावर के क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जेड की पावर 60 -1 था, तो निकाल दिया 5 1 20। तो 5 1 20 हमारा कितना है, इसको सोल्व करेंगे तो 32, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, टोटल यहाँ पे हैं 32 एलिमेंट। वट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, इस सेट की कार्डिनलिटी बतानी है। जेड की पावर 98 इज इक्वल टू 1 और जेड की पावर के इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब जेड की पावर के इक्वल टू 1 यहाँ पे नहीं है। तो जेड की पावर 98 इज इक्वल टू 1 है, तो सिंपल करेंगे 598 हम यहाँ पे निकाल देंगे, यानी कि 42 आ जाएगा। अब इसमें ना स्क्वायर करना है, ना इसमें कुछ मतलब जमा घटा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 598 हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ जेड इज नॉट इक्वल टू 1 बी ए सोल्यूशन ऑफ जेड की पावर n-1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जेड की पावर n-1 इक्वल टू 0 है, तो इसको जब मैं ओपन कर सकती हूँ जेड की पावर n-1 को, तो z-1 इंटू में दिस, और जेड की पावर -1 जो है इक्वल टू 1 नहीं है, मतलब जेड की पावर -1 नोट, मतलब एक मिनट, इसने क्या बोला है, जेड इज नॉट इक्वल टू 1, जेड 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू 1 नहीं है, दैट कहने का साफ साफ मतलब कि जेड -1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, तो इसको 0, ये मतलब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ गई, हमारी 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, आ गया समझ में, ये ऐसे निकालना था। कई बार पढ़ाते पढ़ाते खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, खैर चलो कोई बात नहीं। देखिए, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी दैट इज जेड n-1, तो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेड की पावर n-1 है, अगर हमारे पास ये होता ना x² -1, तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रूट, कैसे इसको कंपेयर करते हैं, x² - a + b इंटू में x और प्लस में a b, ऐसे होता है ना, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, तो क्या है, 0 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ यूनिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 की पावर n+1 हमारे पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -1 की पावर n+1। ठीक है, -1 की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, -1 की पावर n+1, क्योंकि a इंटू बी होता है ना, और यहाँ से अभी हमने इसको ओपन करा था, a इंटू बी होता है, तो लास्ट में n-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर -1 इंटू में जेड की पावर n-1, तो इसी टाइप से यहाँ पे लिखा है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1, और यहाँ पे 1 जो है -1 की पावर यहाँ पे जेड है ना, तो इसके एक रूट भी, मतलब इसके रूट -1 ही आएंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर n+1, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। इसको इसी चीज़ से आपने रिलेट करना है। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ से सिंपल हमें बताना है, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी कितना हो गया, 0, प्रोडक्ट कितनी हो गई, -1 की पावर n+1, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इफ 1 ओमेगा ओमेगा n-1 बी nth रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो बता दो, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो कैसे बताओगे, देखो 1 ओमेगा ओमेगा n-nth रूट ऑफ यूनिटी, देन 9 ओमेगा 9 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए जेड की पावर n प्लस में an-1 जेड एन, यहाँ से एक मिनट, ये क्या कर रखा है मैंने, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, देखो। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए, इसको कैसे सोल्व करना है। अभी हमने ऊपर करा था जेड की पावर n-1 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, यहाँ से हम इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा z-1 z ओमेगा z-ओमेगा स्क्वायर z-ओमेगा की पावर n-1। जेड की जगह हमने यहाँ पे क्या रखना है, 9 रखना है, तो 9 n-1 इज इक्वल टू 9 - 1 दिस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 की पावर n-1 डिवाइड बाई 9 - 1 कितना आ जाएगा, 8। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे सिंपल सोल्व करेंगे। ठीक है, जेड की जगह सिर्फ क्या रखना है, 9 रखना है। तो ये देखो जेड की पावर n-1 का एक फैक्टराइज करके अगर हमें इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो ये सारी तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है,
तो आज के लिए हाँ बस इतना ही। कल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो करेंगे। तो जल्दी ही हमारी जो है कॉम्प्लेक्स की यूनिट 1 जो है ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा ही रहता है, फिर यूनिट 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी अगर आपको डाउट लगे, कुछ भी लगे, तो आप बेझिझक पूछ लेना। और यहाँ से कॉम्प्लेक्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब कंप्लीट कॉम्प्लेक्स करवाऊँगी यूट्यूब पे बिल्कुल सारा, ठीक है। जो भी नोट्स में है वही कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ PYQ वो आपको करने हैं। और ये जो भी डिटेल में चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छे से समझनी चाहिए और समझ में आनी भी चाहिए, और इसको माइंड में बिठाना भी है आपने, ठीक है। अगर कोई आज की क्लास में अगर कोई भी दिक्कत लगे किसी भी टॉपिक में, और कोई भी डाउट हो, और कल वाले डाउट मैंने आपके ले दिए हैं, कल क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए तो फिर भी आप मेरे को बता देना, तो दोबारा मैं आपको वो मतलब क्लियर करवा दूंगी। आज की क्लास वाले भी डाउट अगर आपका कुछ भी रहता है तो आप बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में मेरी सारी बातें? तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ अपने दोस्तों से बोलें कि मेरे चैनल को क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके।